तो जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आज सुबह अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जबरदस्त ड्रामा हो रहा था। जी हां, दिल्ली पुलिस ने उनके घर को जाने वाली दोनों सड़कों पर पहरा लगा दिया था। कम से कम पत्रकार ऐसा दावा कर रहे हैं। एनडीटीवी के पत्रकार शरद शर्मा क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पुलिस बढ़ाई गई। मीडिया के लिए अलग से एनक्लोजर बनाया गया है, जो आम दिनों में नहीं होता। मुख्यमंत्री निवास स्थान तक जाने वाले दोनों रास्ते पहले बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब मीडिया को मुख्यमंत्री आवास तक जाने की इजाजत मिल गई है। ये तस्वीरें, ये वीडियो इस बात की बानगी हैं। मगर बड़ा सवाल दोस्तों, ये ड्रामा दरअसल हो क्यों रहा है? इस बात को लेकर सुगबुगाहट कल रात से मिल रही थी। आम आदमी पार्टी के नेता खुलेआम यह बात कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, सुबह गिरफ्तार हो सकते हैं। मैं आपको आम आदमी पार्टी के दो नेताओं के बयान दिखाना चाहूंगा, मगर यहां पर बड़ा सवाल यह किया जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी मोदी सरकार की एजेंसी ईडी का खेल समझ गई थी, प्रवर्तन निदेशालय का खेल समझ गई थी? उन्हें पहले से ही टिप ऑफ मिल गया था, जिसके चलते उन्होंने ट्वीट्स किए, ये बयानात दिए, या फिर यह आम आदमी पार्टी का अपना चिर परिचित अंदाज में किया गया ड्रामा था? सुनिए इस मुद्दे पर आतिशी क्या कह रही हैं पार्टी की नेता और विधायक आपके स्क्रीन पर। न्यूज कमिंग इन दैट ईडी इज गोइंग टू रेड अरविंद केजरीवाल्स रेजिडेंस टुमारो मॉर्निंग, यानी आज सुबह अरेस्ट लाइकली। यहां पर आतिशी कह रही हैं कि कल सुबह यानी कि आज सुबह अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड मारी जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उसी तरह से पार्टी की जो एक और विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, वो क्या कह रहे थे? सुनने में आ रहा है कि कल सुबह मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर ईडी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पार्टी के तीन नेता पहले से ही सरकारी मेहमान बने हुए हैं। संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। ये तीनों नेता, तीनों पार्टी के बड़े नेता इस वक्त जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल पहले ही कम से कम 2 से 3 बार ईडी ने जो उन्हें समन दिया था हाजिर होने का, उसे वो नजरअंदाज कर चुके हैं। एक बार आपको याद होगा जब चुनाव चल रहा था, उस वजह से वो नहीं गए, और दूसरी बार उन्हें विपश्यना जाना था, मेडिटेशन के लिए जाना था, ध्यान के लिए जाना था, जिस वजह से वो नहीं गए। और अब यह खबर लगातार मीडिया के जरिए बताई जा रही है कि केजरीवाल को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। आज सुबह लगातार सुगबुगाहट थी। मुद्दा यह नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने क्या ड्रामा किया, मुद्दा यह भी नहीं है कि क्या आम आदमी पार्टी की राजनीतिक सोच की वजह से ईडी के चारों खाने चित हो गए, मोदी सरकार की एजेंसी के चारों खाने चित हो गए, जिसकी वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पाए। मुद्दा वो नहीं है दोस्तों। मुद्दा यह है कि आखिर क्या वजह है कि मोदी सरकार की एजेंसी आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद करना चाहती है। और यह एजेंसी सिर्फ आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद नहीं कर रही है, उनका निशाना सिर्फ विपक्ष पर है, चाहे कांग्रेस पर हो, चाहे एनसीपी पर हो, चाहे तेजस्वी यादव पर हो, यानी कि विपक्ष पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। और दूसरी तरफ ईडी बेकाबू हो रही है। संजय मिश्रा के नेतृत्व के तहत, जी हां, जिनका एक्सटेंशन बार बार मांगा जा रहा था मोदी सरकार द्वारा, जिसे गैर वाजिब, गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने तक करार दिया था। संजय मिश्रा जब से ईडी के प्रमुख बने हैं, उसके बाद से उसकी हालत जो है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंशन बन के रह गई, मानो उनकी प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही है, बीजेपी की एक एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। हालांकि आज तक के पत्रकार आशुतोष मिश्रा की इस खबर के मुताबिक ईडी ने आम आदमी पार्टी के तमाम दावों को निराधार बताया है और यह कहा है कि आज रेड नहीं मारी जाएगी। गौर किया जाए, आज रेड नहीं मारी जाएगी, भविष्य का कहा नहीं जा सकता। मैं आपको बतला चुका हूं कि ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधती है। अब जो मैं आपको बतलाने वाला हूं वो और भी बहुत ज्यादा शॉकिंग है दोस्तों।
कल ही मैंने एक खबर की थी, मैं चाहूंगा आप उसे दोबारा देखें। ईडी सिर्फ विपक्ष पर निशाना नहीं साधती है। अगर आम गरीब इंसान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ज्यादती पर सवाल उठाएगा तो ईडी उन्हें भी नहीं बख्शेगी। मामला जुलाई 29 का है। ईडी समन भेजता है दो गरीब किसानों को समन भेजता है दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि कुछ दिनों पहले भाजपा के एक नेता ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने उसकी शिकायत की थी। भाजपा का वो नेता गिरफ्तार हो गया था। अब तमिलनाडु में आप जानते हैं भाजपा की सरकार नहीं है, वरना शायद उन किसानों पर यूएपीए भी लग जाता। नतीजा यह होता है दोस्तों, ईडी उन दो किसानों को समन भेज देता है और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। पूरा मामला इतना हास्यास्पद है दोस्तों, आपके होश उड़ जाने वाले हैं। आइए मेरी ये पूरी रिपोर्ट देखते हैं जो पहले मैं अपने शो में आपको दिखला चुका हूं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। दो किसान, एक का नाम है कन्हैयन उम्र 70 साल, एक का नाम है कृष्णन उम्र 62 साल। उनके खिलाफ जुलाई में ईडी ने, मोदी सरकार की जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। एक ऐसी एफआईआर के आधार पर जो है ही नहीं, मगर दिलचस्प बात, वो जो एफआईआर था उसका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना देना नहीं था। उसका नाता था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, वन्य जीवन संरक्षण से उसका नाता था। उसका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना देना नहीं था। मगर इन दो किसानों ने एक और गुनाह किया था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि तमिलनाडु में भाजपा के एक नेता है जिनका नाम है गुणशेखर। गुणशेखर ने इन दोनों किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया था। वो किसान पुलिस गए, शिकायत की, गुणशेखर पर कार्रवाई हुई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब भैया तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार है नहीं, वहां पर पुलिस ने काम किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि बंदा किस पार्टी का है किस पार्टी का नहीं है, उन्होंने कार्रवाई की, जेल में डाल दिया। गुणशेखर जो है वह गुस्से से तमतमा रहा था। उसने दिल्ली फोन किया, ईडी को नंबर घुमाया और ईडी ने उन दो किसानों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। महीना है जुलाई। दोस्तों अब मैं आपको एक एक तथ्य बताने वाला हूं इस मामले में, और जैसे जैसे ये मामला मैं आपको बताऊंगा आपके होश उड़ जाने वाले हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर अदालत का वो फैसला जिसके बाद कन्हैयन और कृष्णन को उस मामले से दोष मुक्त कर दिया गया था। अदालत में उनकी जीत, सेशंस कोर्ट में उनकी जीत, बावजूद इसके ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस जारी करता है, समन जारी करता है। तारीखों पर गौर कीजिए दोस्तों। कन्हैयन की उम्र 70 साल, कृष्णन की उम्र 62 साल। इन्हें बुलाया गया 2023 में पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सवालात के लिए। मामला क्या था? 2017 उन्होंने अपने खेत के आसपास एक इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा दी थी, बिजली के तार लगा दिए थे। जंगल से दो जानवर आते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वो मर जाते हैं। दो बाइसन्स मर जाते हैं। इसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज होता है साल 2017 में। और ये एफआईआर किन धाराओं में दर्ज होती है आपके स्क्रीन पर? सेक्शन 9, सेक्शन 216, सेक्शन 236 और सेक्शन 51(1) अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये तमाम जो धाराएं हैं ना, वो वन्य जीवन प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत दर्ज की जाती हैं। उसके बाद इस तारीख पर गौर कीजिएगा, 28/12/2021 अदालत में कृष्णन और कन्हैयन को बरी कर दिया जाता है, यानी एफआईआर खत्म, केस खत्म। मगर ईडी इस एफआईआर का संज्ञान लेती है जो खत्म हो गया होता है, और फिर इन दोनों को पीएमएलए के अंतर्गत बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। मैं आपको बतला चुका हूं दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कोई प्रमाण नहीं है। हां, उन्होंने इलेक्ट्रिक फेंसिंग अपने खेतों के आसपास की थी जिसमें 2 बाइसन्स की मौत हो गई थी, 2 जानवरों की मौत हो गई थी, और उसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर था और उस मामले में भी उन्हें अदालत में जीत मिल गई थी।
अब चूंकि इनके चलते एक भाजपा का नेता जेल चला गया था और जाहिर सी बात है तमिलनाडु पुलिस उन किसानों पर कार्रवाई नहीं करती, तो गुणशेखर ने केंद्र में शिकायत की। अब ईडी अब इन 2 दलित किसानों के खिलाफ आ गई है, उनके पीछे पड़ गई है। तारीख 29 जुलाई। याद कीजिए दोस्तों, राजस्थान चुनावों से ठीक पहले ईडी के 2 अधिकारी गिरफ्तार किए जाते हैं 15 लाख की रिश्वत लेते हुए। 2 अधिकारी। और फिर इसी तमिलनाडु में अंकित तिवारी, बताया जा रहा था कि मामला करीब 3 करोड़ की रिश्वत का था। रिश्वत की एक खेप ले ली गई थी और अंकित तिवारी जो ईडी का अधिकारी है वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ईडी का क्या दायित्व रह गया है? क्या इसका दायित्व सिर्फ यह है कि गरीब किसानों पर निशाना साधा जाए, पत्रकारों पर निशाना साधा जाए, एक्टिविस्ट पर निशाना साधा जाए? कितने मामलों में कितने चार्जशीट दाखिल हुए हैं और आखिर क्या वजह है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधती है? कभी भी सत्ता से जुड़े नेताओं या बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं जाती। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 10 साल से प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात, हम लोगों ने प्रधानमंत्री के नेताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल करना छोड़ दिया है। यह इस देश का दुर्भाग्य है। तो देखा आपने दोस्तों, ईडी का काम सिर्फ एक ही है, विपक्ष पर निशाना साधो, बार बार निशाना साधो, हर बार साधो। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, एजेंसीज के तेवरों से साफ है, उन्हें जो फरमान दिया गया है कि हर कीमत पर विपक्ष को बर्बाद करना है, हर कीमत पर वो पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं उन्हें परेशान करना है, एजेंसीज के जरिए सोशल एक्टिविस्ट पर दबाव बनाना है, वो संस्थाएं जो अपने काम से सरकार के कामकाज पर टिप्पणी करती हैं उन पर दबाव बनाना है। यह खेला चल रहा है दोस्तों। चाहे झारखंड में देखिए हेमंत सोरेन के खिलाफ, चाहे आंध्र प्रदेश में देखिए, हर जगह ईडी जो है दबाव डाल रही है। आज ईडी की ताकत इतनी ज्यादा हो गई है कि जैसा कि आपने मेरी अभी अभी रिपोर्ट में देखा, राजस्थान में 2 ईडी के अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, तमिलनाडु में अंकित तिवारी पकड़ा गया। यह भी इस मामले का एक पहलू है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।